भी करना चाहता था। जैसे पिछली बार आपने बताया कि शेयर मार्केट से लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपने बताया कि अलग अलग पोर्टफोलियोज मैनेजर भी आप बन सकते हो, आप सिर्फ ट्रेडिंग में मत आओ बल्कि आप तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखो। इसी बाजार का एक हिस्सा आईपीओस भी होता है। ये भी एक बड़ा विषय है जिस पर मैं आपसे आज थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कि एक तो आईपीओ और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन क्या, पहला पॉइंट। और दूसरा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक बाजार का जानकार ऊपर से न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो आईपीओ मार्केट को कैसे देखता है। आप जरा मेरे को इसके बारे में विस्तार से बताइए। सर ये तो एक्चुअली आप बहुत अच्छे से बता पाओगे मुझे। नहीं आप मेरे ये मैं तो उल्टा आपका बैठा हूँ आपसे सेक्टर सुनने है। के लिए। नहीं मैं तो उल्टा बैठा हूँ आपसे सुनने के लिए, क्योंकि होता क्या है ना मैम, आईपीओ के अंदर क्या होता है, हम तो फंडामेंटल्स देखते हैं, या एक टेक्निकल वाले के लिए तो वो तो बिल्कुल जीरो है क्योंकि उसके लिए तो कोई डाटा ही नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिस्ट या फिर एक वैल्यूएशन वाला तो क्या वैल्यूएशन निकालता है उसका, लेकिन एक न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे किस एंगल से उसको देख रहा होता है। एक खासकर वो आदमी जो बाजार का जानकार भी है ऊपर से न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो उसको कैसे देख रहा होता है। तो एक बार जरा मेरे को वो पॉइंट भी पता करना था। आप पहले मेरे को बेसिक बता दीजिए, ये आईपीओ, एफएस, आसबा, ये सब चीजें क्या है, फिर हम जरा इसको और थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका। इसके लिए आप स्पेशली मेरी एक आईपीओ वाली क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ आईपीओ कि आईपीओ एग्जैक्टली होता क्या है। दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी है, लाइक प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट हम लोग इसे बोलते हैं, कोई प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है जो अपना प्रोडक्ट बीएसई और एनएसई में लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए एज पर सेबी रूल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से उनको पहले आईपीओ थ्रू इंट्रोडक्शन देना होता है मार्केट में। जैसे ही वो आईपीओ थ्रू इंट्रोडक्शन देते हैं, तो एज ऑलवेज आपको पता है कि डीमैट अकाउंट की इसके लिए जरूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, बट आईपीओ के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। और आईपीओ एक्चुअली रिलायंस पावर ने काफी नोन कर दिया है सबको। रिलायंस पावर के टाइम से सबको आईपीओ के बारे में पता हुआ है, बट डे बाय डे सेबी काफी ट्रांसपेरेंसी लेके आई है। सो दैट इज कॉल्ड एसबा सिस्टम, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट। मतलब आपकी जो फंड है ना, पहले कैसे होता था, 4 दिन के लिए ओपन होता था और 21 डेज के लिए आईपीओ लॉक हो जाता था। अभी ऐसे नहीं होता है, अभी 3 दिन के लिए ओपन होता है और 10 to 15 डेज के लिए आईपीओ लॉक होता है। बट पहले कंपनी को हम लोगों को डीडी या फिर एट पार चेक देना पड़ता था, अब वैसे नहीं होता है। आपके जब डीमैट अकाउंट खुलती है तो साथ में एक सेविंग अकाउंट खुलता लिंकअप होता है। उस सेविंग अकाउंट में आपके फंड्स होने चाहिए, वो ब्लॉक होंगे। दैट इज कॉल्ड एसबा सिस्टम। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों कर सकते हो। 3 दिन के लिए ही ओपन होता है, ऑफर फॉर सेल होता है, एफपीओ भी आते हैं। सेबी के हिसाब से सारा एनालिसिस करके, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड्स एनालिसिस, ये सबको देख के आपको आईपीओ भरना चाहिए। सबसे बेस्ट मैं एग्जांपल आपको दूंगी। आप जब आईपीओ भरते हो तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या देख के भरते हो। मैं तो आप किसी भी कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करता हूँ, उसकी वैल्यूएशन चेक करते हैं, पीयर कंपैरिजन चेक करते हैं, सेक्टर में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आने वाला फ्यूचर क्या है, उसका पी समय वगैरह किस तरह से चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, डेट वगैरह क्या है, कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी, और दूसरा कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की ट्रेजरी में जा रहा है, कंपनी के एक्सपेंशन में नहीं लगे। तो बहुत सारी इस तरह की सारी चीज़ें देखने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि अभी इसके अंदर आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर इसकी स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेती हूँ तो मेरे सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। तो और एक सवाल मैं पूछ लूँ आपको, अभी रिसेंटली काफी सारे आईपीओ आए थे, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ क्यों अच्छा था, आईआरसीटी का आईपीओ क्यों अच्छा था, मतलब उसे भरना चाहिए ऐसे आपको क्यों लग रहा था? नहीं, हैप्पीएस्ट माइंड का तो खैर मैंने आईपीओ के बारे में ज़रा नहीं स्टडी की, बट हाँ जो इंडियन रेलवे का अभी आईपीओ आया था उसको लेकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, वो मोनोपोली तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलवे की मोनोपोली को आप ज़्यादा देर तक टिका नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे आप ओपन टू ऑल होने वाले हैं, और कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा सा एक सेगमेंट है। अगर आपको रेलवे के साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको ओपन तो करना ही पड़ेगा। तो
उस कंपनी का नीश रहेगा, मेरे को थोड़ा सा डाउट था उस पर। तो ऑल्दो वो अपने आप में एक अच्छा आईपीओ था, बट फिर भी मैंने उस पर ज़्यादा कुछ फोकस्ड मेरा नहीं था उस पर। एक्चुअली आईपीओ की सारी चीजें ना उसी फॉर्मेट में छिपी होती है, बस वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने बता दिया मुझे कि आप प्राइस बैंड देख लेते हो, फ्यूचर देख लेते हो, बट कोई कंपनी है अगर उसका मतलब प्रोडक्ट अभी जस्ट लॉन्च हो रहा है, उसके लिए अगर वो पैसे इकट्ठा करिए तो उसका फ्यूचर आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो सारी सीक्रेट जो है ना वो आईपीओ के फॉर्मेट में छुपी होती है, बट लोग बस 2 सिग्नेचर करते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे ना करें। वो सीक्रेट ढूंढने के लिए डेफिनेटली मेरी एक क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं आपको ये सारी सीक्रेट्स बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और मिनिमम 2 आवर का सेशन होता है मेरा आईपीओ के लिए स्पेशल। अच्छा, ग्रेट, ठीक है। तो आप 2 घंटे के अंदर पूरा आईपीओ मार्केट के बारे में सारे डिटेल में बताते हैं आप? यस सर। ओके, ग्रेट, ठीक है। इसमें जो नए आईपीओ आ रहे होते हैं उसके बारे में भी आप जानकारी देते हैं? यस सर, मतलब लाइक कैसे उसको फाइंड आउट करें। जैसे अभी मैंने सिंपल आपको पूछ लिया कि माइंड हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ क्यों अच्छा था। आपको पता है ना कि 51% कंपनी खुद के पास रखती है स्टेक और 49% कंपनी मार्केट में बेचने के लिए आईपीओ के थ्रू देती है। बट हैप्पीएस्ट माइंड ने वैसे नहीं किया था। हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने पास प्रमोटर्स के पास 80% हिस्सा रखा था और सिर्फ 20% बेचने के लिए निकाला था। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके जो जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, सबको एक बार डिटेल एनालिसिस करके सबका वेटेज निकाल के कि हाँ अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके अंदर जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भले आपको प्राइस बैंड अट्रैक्टिव भी लग रहा है तब भी आप इसको छोड़ दो या इसको ले लो। इसको जिसे हम स्वैट एनालिसिस कहते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए और कितना अच्छा और कितना बुरा है, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स हम चेक कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि आईपीओ मार्केट के अंदर उस तरह से है ये, ठीक है। अच्छा मैम, इसी से जुड़ा हुआ मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या किसी भी एक नए आदमी जो आईपीओ के अंदर आ रहा है या इससे पहले आईपीओ के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, उसके लिए कितना ज़रूरी है सब चीज़ें जानना? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो टीवी पे, अखबारों पे, अलग अलग रेटिंग पे मिल जाती हैं, तो फिर एक स्पेशली इसके लिए 1-1.5 घंटा निकालना है, इसके लिए पढ़ना अलग से कितना ज़रूरी है, जबकि रेडीमेड मिल रहा है हर चीज़ को? रेडीमेड मिल रहा है तो सर वो वही हो गया ना कि स्पून फीडिंग हो गया। फिर आपको पता ही नहीं है, जैसे अभी आपको ये नहीं पता था कि हैप्पीएस्ट माइंड ने 80% प्रमोटर्स के पास रखा है। हैप्पीएस्ट माइंड सिर्फ 94% डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही है, इतना ही आपको पता था और उसका फ्यूचर अच्छा है। ये तो कोई भी आईपीओ आएगा तो आपको आपका ब्रोकर भी बता देगा, और जब आप खुद स्टडी करोगे ना तब जाके आपको पता चलेगा कि कंपनी का एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है। कंपनी के बैंकर्स बहुत मैटर करते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स बहुत मैटर करते हैं, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग बहुत मैटर करता है। इसके बाद में और अगर आपको जानकारी चाहिए तो कंपनी ये जो फंड हम लोगों से ले रही है उसका यूज कंपनी एग्जैक्टली कहाँ करने वाली है वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया था, हॉस्पिटल का आईपीओ था। उन्होंने बताया था कि हम लोग आईपीओ इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें हमारे लोन रीपे करने हैं। अगर हॉस्पिटल अपना लोन रीपे कर रहा है तो अभी एग्जैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक खरीद रहे हैं उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो वो सारी चीजें भी आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। तो ये आप मुझे बताइए, ये सारी डिटेल्स आपको टीवी पे तो नहीं मिलेगी, या फिर आपको आप खुद भी नहीं बता पाओगे इतनी सारी डिटेल। इसीलिए आपको मिनिमम, देखिए आईपीओ की कॉस्ट होती है 14 to 16,000 पर लॉट। पर रिटेलर 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अलग अलग कैटेगरीज दी होती है, एफआईज के लिए अलग होती है, देन म्यूचुअल फंड वालों के लिए अलग होती है, बीमा कंपनीज वालों के लिए अलग होती है, एचएनआई क्लाइंट्स के लिए अलग होती है। तो हम जैसे जो रिटेलर है वो 14 to 16,000 के बीच में एक लॉट आ जाता है। यहाँ पे लॉट साइज लेना कंपलसरी होता है, तो उससे मल्टीप्लिकेशन में आप मिनिमम 2 लाख रुपीस तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 51% एंड 49% जैसे मैंने बोला आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो मेरे को ये लग रहा है कि एक आईपीओ वाला एक सेगमेंट जरूर करना चाहिए, और जब भी नए आईपीओस आ रहे हैं तो एक बार आपसे भी उसकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें न्यूमरोलॉजी का एंगल भी लगा होगा, प्लस उसमें एक स्टडी का, उसका एक अच्छे से एनालिसिस का लेवल भी लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप उन आईपीओस को चेक भी करते हैं।
शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। आज हमने रह गई है सर आपको बताना कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप आईपीओ कैसे लोगे, मतलब तो लगे हाथ वो भी न्यूमरोलॉजी बताइए फिर, अगर आप Yes. हिंट कर सकते हैं तो मेरे को जरा एक आईपीओ के बारे में आप जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो तो आप मेरे को जरा उसके हिसाब से बता दीजिए कि हाँ अब आपको इसमें पता हमने ये है कि न्यूमरोलॉजिकल एंगल IRCTC लगाया था। या फिर डिमार्ट या फिर माइंड ट्री के आईपीओ जैसे 51% कंपनी खुद के पास रख रही है और 49% आपको कंपनी देने वाली है, तो उसमें आपका लक भी तो चलना चाहिए, क्योंकि आईपीओ ऐसे है नहीं ना कि आपने गया और आपने 200 क्वांटिटी डाली और खरीद ली, ऐसे तो नहीं होगा। यहाँ पे आपका टोटली लक ट्राई करना पड़ेगा। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब आपकी पूरी बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस मेरे पास आ जाती है, तब मैं आपको लकी डायरेक्शन देती हूँ। देखिए, अब मेरे जो सारे क्लाइंट्स कैसे आईपीओस भरते हैं और उन्हें कैसे मिलते हैं अच्छे आईपीओस, उसकी सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उनके बर्थ डेट के हिसाब से डायरेक्शन वो फॉलो कर लेते हैं, डे वो फॉलो कर लेते हैं। जैसे अभी 3 तारीख है तो गुरुवार उनके लिए अच्छा है, थर्सडे उनके लिए अच्छा है, तो वो थर्सडे के दिन भरेंगे। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी भरेंगे। और काफी सारे क्लाइंट ऐसे हैं कि जो टाइम भी फॉलो करते हैं कि ये वाले टाइम पे इतने बज के इतने मिनट पे ही हम लोग आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर इतनी सारी चीजें प्लस आपका न्यूमरोलॉजी लकी कलर भी आप फॉलो करते हो, और आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक पे मैंने काफी सारे नंबर्स, मैजिक नंबर्स देना शुरू कर दिया है। तो वो मैजिक नंबर्स अगर आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे अगर आप राइट डाउन करते हो तो डेफिनेटली आपका लक जो है, जो मैग्नेटिक तरीके से पैसे खींच के ला रहा है, और उसमें भी आपको आईपीओ मिलने में भी मैग्नेटिक तरीके से हेल्प हो सकती है। ठीक है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया, जो टिपिकली शायद ही कोई कल्पना भी कर सकता, कोई सोचता भी होगा, लेकिन आपने ये बहुत अच्छे से इसको समअप किया है कि भाई आईपीओस को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल चीज़ों से नहीं बल्कि और भी कई सारी चीज़ों से देखा, कनेक्ट किया जा सकता है, और उसमें से न्यूमरोलॉजी वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग एक हो सकती है। ठीक है, शीतल मैम से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो एड्रेसेस फिर से हम आपके स्क्रीन पर लेके आए हैं, ये व्हाट्सअप के नंबर हैं, साथ ही एड्रेसेस हैं, सोशल मीडिया के एड्रेसेस हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। और हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता रहा हूँ, आप फोटो खींच के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो किसी को भी ट्रांसफर इजीली किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज 3 नंबर, डेस्टिनी नंबर जो 3 है उनका क्या मतलब है, और फिर बाद में आईपीओ के बारे में विस्तार से आज चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल शुभांक के इस सेगमेंट से इतना ही, नमस्कार।